नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से एक मांग कर रहे थे लगातार कि सर वेतन निर्धारण भी बता दीजिए, क्योंकि ये आपके यूनिट 1 में है। आपके सहायक सचिव परीक्षा के जो तृतीय प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया, उसमें वेतन निर्धारण भी एक टॉपिक है। संभावना है कि 2024 में वेतन निर्धारण से प्रश्न आएंगे। जो सहायक सचिव परीक्षा 2024 है उसमें से वेतन निर्धारण पर प्रश्न आ सकता है। हो सकता है कि एक से अधिक प्रश्न आए, एक ही प्रश्न के अंदर 4-5 प्रश्न बना लें। छोटी छोटी टिप्पणियाँ आ सकती हैं, डिफाइन करने को आ सकता है। तो मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्न कैसा भी बन जाए आप उसका उत्तर दे सकें। अगर उसमें न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल बहुत कठिन नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बहुत ही सहज और आसान तरीके से न्यूमेरिकल की ओर ले जाऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल में जाने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावलियों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, जब आप वेतन निर्धारण पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, आप लोग सभी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप वेतन निर्धारण के बारे में जानते भी होंगे। आप लोगों को वेतन वृद्धि मिलती होगी, एसीपी भी मिली होगी, इसके अलावा पदोन्नति भी होगी। हर चीज़ हुआ होगा आपके साथ, और नहीं तो आपके सहयोगी या साथियों के साथ ये सब लाभ मिले होंगे। तो आप सामान्य शब्दावलियों में बहुत कुछ जानते भी होंगे। लेकिन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी करिएगा। जितनी अधिक समस्याएं आप प्रस्तुत करेंगे अपने कमेंट्स बॉक्स में वेतन से संबंधित, उतना अच्छे से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। और सारे अभ्यर्थी, जब कोई व्यक्ति कमेंट्स करे तो उनके कमेंट्स को भी पढ़िएगा, आप लोग भी पढ़िए एक दूसरे। और क्योंकि मैं कमेंट्स पर अपनी टिप्पणी करूँगा, वहाँ पर सलूशन भी आपको मिलेगा किसी भी समस्या, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो देखिए, जब हम वेतन निर्धारण प्रारंभ करते हैं तो वेतन निर्धारण हमेशा किसी न किसी वेतन आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो संस्तुतियाँ होती हैं और जो उसमें वेतनमान होता है, या अलग अलग नाम हमने पढ़ रखा है। छठे वेतन आयोग में हमने वेतनमान पढ़ा था, 5वें वेतन आयोग में हमने वेतनमान पढ़ा था, 6वें वेतन आयोग में हमने वेतन बैंड वेतन, ग्रेड वेतन पढ़ा, और 7वें वेतन आयोग में हमने पे मैट्रिक्स लेवल पढ़ा। ठीक है, तो ये अलग अलग वेतन मानों को, वेतन को अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया है। तो हम लोग इन शब्दों को पहले हमें जानना होगा। और ये सब वेतन आयोग के गठन के पश्चात वेतन आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया, उन्हीं से शब्दावलियाँ का इजाद हुआ है। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है वेतन आयोग के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि देश की स्वतंत्रता के बाद अभी तक 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। 8वें वेतन आयोग के गठन के मंत्रिमंडल ने सिफारिश तो किया है, लेकिन अभी गठित नहीं हुआ है, चूँकि अब इसके अध्यक्ष, चेयरमैन और सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। वेतन आयोग स्वतंत्रता के बाद से लगभग हर 10 वर्ष के पश्चात गठित किया जाता है। और वेतन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव लाना होता है। और ये बदलाव इसलिए लाना होता है क्योंकि हर 10 वर्ष बाद, हर 8-10 वर्ष बाद काफ़ी कुछ अर्थव्यवस्था में बदलाव आ चुका होता है। आर्थिक लागतें बढ़ चुकी होती है, आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है, जीवन यापन की लागत बढ़ चुकी होती है, बाजार दरों पे बहुत परिवर्तन हो चुका होता है। तो ऐसे दशा में ये माना जाता है कि कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सिविल सेवकों का वेतन को एक बार रिव्यू कर लिया जाए कि वेतन इनका ठीक है। अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, बढ़ोतरी की ज़रूरत है, तो बढ़ोतरी कर दी जाए। ये जरूरी नहीं होता है कि बढ़ोतरी होना अनिवार्य हो, बढ़ोतरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको ध्यान रखते हुए सन 1946 से लेकर 2016 तक 7 वेतन आयोगों का गठन हुआ था। पहले वेतन आयोग का गठन 46-47 में हुआ था, श्रीनिवास वरदाचारी उसके अध्यक्ष थे। फिर द्वितीय का 57-60 के बीच में हुआ, जिसकी रिकमेंडेशन 1 जनवरी 60 से लागू हुई। रघु रमैया उसके चेयरमैन थे। तीसरा वेतन आयोग सन 70 से 73 के बीच में न्यायमूर्ति रघुवर दयाल के रूप में आया। उन्होंने रिकमेंडेशन अपनी 1 जनवरी 86 से प्रश्न लागू कराई थी।
तो इस प्रकार से 7 वेतन आयोग बने थे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ताकि क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है और ये कई भागों में आपका ये चलेगा, और शुरुआत में थोड़ा से सहज और आसान बातों से लेकर कठिन समस्याओं तक जाएगा। क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैं आपको इसमें विशेषज्ञ बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। जो अन्य अभ्यर्थी हैं, अन्य सिविल सेवक हैं, अन्य सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं, वो उनके लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण आगे भविष्य में हो सकता है ये आपकी क्लास, क्योंकि इसमें हम वेतन निर्धारण से लेकर एसीपी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन जो है आपका, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एक शब्द पर निगाह डालिए। देखिए, पहला महत्वपूर्ण शब्दावली में अगर हम जाते हैं तो केंद्रीय वेतन आयोग के गठन सिफारिशों के बारे में आपको बता दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य की वेतन समितियां, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 1996, 2008 और 2016 में सिफारिशें की गई थी। 2008 में, दिसंबर 2008 में सिफारिश को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और लागू हुआ था 1 जनवरी 6 से। और 1996 में जो रिकमेंडेशन आई थी वेतन आयोग की, उसको 1 जनवरी 96 से लागू किया गया था, और 2008 की रिकमेंडेशन को बैक डेट से 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। और आपका 2016 में 20 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट आई थी, तो उसको लागू किया गया था 1 जनवरी 16 से। तो 1996 वाले को हम 5वां वेतन आयोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1996 से जो रिकमेंडेशन लागू की गई थी, उसे हमें 5वां वेतन आयोग कहा था। और जो 1 जनवरी 2006 से लागू किया था, उसे हमने 6वां वेतन आयोग कहा। और 1 जनवरी 2016 से जो वेतन आयोग की रिकमेंडेशन लागू की गई उत्तर प्रदेश में, उसको हम लोगों ने 7वां वेतन आयोग कहा। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, और शुरुआत हम लोग 7वें वेतन आयोग के वेतन निर्धारण से करेंगे। ठीक है, अभी आप और शब्दावलियों को समझ लीजिए। वेतनमान शब्द 1996 या उससे पहले लागू था। वेतनमान टाइम, आपको सैलरी सीरीज स्केल कहते थे, पे स्केल बोलते थे हम उसको, इंग्लिश में हम कहते थे पे स्केल। तो ये टर्मिनोलॉजी हमेशा वेतन समितियां ही इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो आपको इन्होंने पे स्केल जब कहा, तो उस समय पे स्केल हुआ करते थे। मान लीजिए, आपको याद होगा 3050 का पे स्केल, 4000 से 6000 का पे स्केल, 4500 से 7000 का पे स्केल, 5000 से 8000 का पे स्केल, 5500 से 9000 का स्केल, 6500 से 10500 का स्केल, आपको ऐसे ही 8000 से 13500 स्केल। तो ये सब स्केल थे वेतनमान, इसको हम वेतनमान बोलते थे। तो छठवें आयोग में जो वेतन क्रम बनाया, सैलरी की जो तालिका बनाई, उसको उन्होंने वेतनमान बनाया। और एक शब्द का इस्तेमाल होता है समयमान वेतनमान। तो 6वें वेतन आयोग 5वें वेतन आयोग के समय समयमान वेतनमान का मतलब होता है टाइम स्केल जो पे होती है। ये एक निश्चित समय में, ये माना जाता है कि एक निश्चित समय के बाद आपको एक पदोन्नत का वेतनमान आपको प्रदान कर दिया जाएगा, एक निश्चित टाइम के बाद, जिसमें सारी सरकारी अधिकारियों को या कुछ कैडर के लोगों को 5 साल में अगला पदोन्नत का वेतनमान दे दिया जाता था। कुछ लोगों को 8 साल में मिलता था, कुछ लोगों को 14 साल में मिलता था। तो समयमान वेतनमान, जैसे कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते थे, उनको 14 साल में पदोन्नत का वेतनमान मिल जाता था। तो इसलिए समयमान वेतनमान इसे कहा जाता था। सरकारी अधिकारी जैसे पीसीएस वगैरह होते थे, उनको 5 साल में मिल जाता था। वित्त सेवा के अधिकारियों को 8 साल में सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता था। तो इस प्रकार से समयमान वेतनमान की व्यवस्था की गई थी। सिलेक्शन ग्रेड, समयमान वेतनमान सिलेक्शन ग्रेड सेम एक ही प्रकार के होते थे। सिलेक्शन ग्रेड में भी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए हुआ करता था कि 8 साल की सेवा करने पर एक वेतन वृद्धि मिल जाती थी अपने उसी वेतनमान में, जिस वेतनमान में वो तैनात कार्य करता था, उसमें एक वेतन वृद्धि दे दी जाती थी। उसको सिलेक्शन ग्रेड कहते थे। 19 साल की सेवा जब पूरा करता था, तब फिर उसको एक सिलेक्शन ग्रेड मिल जाता था पदोन्नत वेतनमान में। तो
तो एक इंक्रीमेंट के रूप में, तो इसको हम सिलेक्शन ग्रेड कहते थे। व्यक्तिगत वेतनमान, सेवामान वेतनमान, व्यक्तिगत वेतनमान एक समयावधि में आपको वेतनमान दे दिया जाता था। इसके अलावा पदोन्नत वेतनमान, ये भी व्यक्तिगत वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान एक ही रूप में होते थे। जब किसी कर्मचारी को पदोन्नत का वेतनमान दिया जाता है 14 साल की सेवा में या 24 वर्ष की सेवा में, तो उसको पदोन्नत वेतनमान कहते थे कि उस व्यक्ति को पदोन्नत वेतनमान दे दिया गया है। जिस पद पर इसकी पदोन्नत होने वाली है उसका वेतनमान इसको दे दिया गया, क्योंकि उस अवधि में 14 साल की सेवा करने के बाद उसकी पदोन्नत नहीं हो पाई है, इसलिए उसको पदोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है। अब साधारण वेतनमान पद। साधारण वेतनमान हम तब कहते हैं जब कोई कर्मचारी अपने जिस पद में वो तैनात है उसी पद का वेतन मिल रहा है। जिस पद पे वो तैनात है उसी पद का वेतन मिल रहा है, उसको ना तो एसीपी के रूप में वो वेतन मिल रहा है और ना ही उसको पदोन्नत वेतनमान के रूप में मिल रहा है। मान लीजिए कोई सहायक लेखाकार के पद पर आया और उसे 2800 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल पर उसको 5 पे मैट्रिक्स लेवल पर वेतन मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे साधारण वेतनमान पर उसको पद मिल रहा है। अगर वही व्यक्ति पदोन्नत हो जाती है लेखाकार के पद पर और फिर उसे लेखाकार का पे मैट्रिक्स लेवल आपको 6 मिल रहा है, तब भी हम कहेंगे साधारण वेतनमान मिल रहा है, क्योंकि वो उसी पद का वेतन पा रहा है जिस पद पर वो आसीन है। इसी को हम लोग धारित पद भी कहते हैं। जब कोई कर्मचारी किसी अपने साधारण वेतनमान में कार्य कर रहा होता है तो उसको हम धारित पद कहते हैं, कि हम भी मानते हैं कि वो पद को धारण किए हुए हो, उसी वेतनमान को उस वेतनमान को ही धारण किए हुए जिस पर वो काम कर रहा है। ठीक है। आपका छठे वेतन आयोग में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको 5वें वेतन आयोग में तो आपको बताया मैंने, वेतनमान, समयमान, वेतनमान, सिलेक्शन ग्रेड, व्यक्तिगत वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान आदि शब्दों का इस्तेमाल होता था। लेकिन छठे वेतन आयोग में हमने शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि ये आयोग की रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन में वेतन बैंड दिया गया, बैंड वेतन दिया गया, ग्रेड वेतन दिया गया, ये नाम दिए गए। बैंड वेतन याद रखिएगा क्योंकि इन सब का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं वेतन बैंड, देखिए वेतन बैंड और बैंड वेतन बस 2 शब्दों का आगे पीछे का अंतर है। वेतन बैंड बोलते हैं, आपने देखा होगा 52,100 से 20,200, एक ये रेंज थी, वेतन का एक रेंज थी 5200 से लेकर 20,200 तक, ये वेतन बैंड एक था। उसके बाद आपने देखा होगा 9300 से 34,800, 9300 से 34,800 ये वेतन बैंड 2 था। ठीक है। और फिर आपने आगे पढ़ा होगा 15,600 से 39,100, ये आपका वेतन बैंड 3 था। फिर उसके बाद 37,400 से 67,000, ये वेतन बैंड 5 था। उसके बाद भी थे 67,000 से लेकर 79,000, फिर 75,500 से 80,000 और 80,000 के बाद फिर एक था 80,000। और भारत सरकार में एक और वेतन बैंड था 90,000 फिक्स। उत्तर प्रदेश में 80,000 फिक्स पर रुक गया था और भारत सरकार में 90,000 फिक्स था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेतन बैंड बनाए गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल बता दूं मैं कि जैसे मैंने कहा कि वेतन बैंड बनाए गए, तो जब 5200 से 20,200 के बीच में आपके 5 ग्रेड वेतन थे। देखिए नीचे आ रहा ग्रेड वेतन, ठीक है ना। 5 ग्रेड वेतन 5200 से 20,200 के बीच में रखे गए थे। एक ग्रेड वेतन 1,800 का था, दूसरा 1,900 का, तीसरा 2,000 का, चौथा 2,400 का, पांचवा 2,800 का। ठीक है। यानी कि 5200 20,200 के बीच में 5 ग्रेड वेतन थे, जिसको हम ग्रेड पे कहते हैं। ठीक है। और 9300 से 34,800 के बीच में भी 4 ग्रेड पे थे। 9300 से 34,800 स्टार्ट होता था 4200 से, फिर 4600, उसके बाद 4800, फिर 5400। ठीक है। उसके बाद क्लास 2 श्रेणी 2 का आता है ग्रेड पे लेवल 10 5400, जो आज हम उसको लेवल बना दिए हैं।
15,600 से 39,100 के बीच में, 5400, 6600, 7600, 8700, सॉरी 7600 तक 3 लेवल हमने 15,600 से 39,100 के बीच में रखे। ठीक है। उसके बाद 37,400 से 67,000, 37,400 से 67,000 के बीच में आपका वेतन बैंड था। उसमें हमने 3 ग्रेड पे रखे थे, 8700, 8900 और 10,000। ठीक है। इस प्रकार से हमारे वेतन बैंड है और वेतन बैंड के अंदर ग्रेड वेतन होता है। ठीक। अब आता है बैंड वेतन क्या है। देखिए, जब हम वेतनमान पढ़ते थे, समय वेतनमान पढ़ते थे, तो बैंड वेतन में जो आपने एक शब्द पढ़ा होगा हमेशा, बेसिक पे, मूल वेतन। तो ये जो बैंड वेतन था, ये एक प्रकार का जो कर्मचारी को वेतन मिल रहा होता है उसको बैंड वेतन कहते थे, और साथ में ग्रेड वेतन मिलाते थे, और ये दोनों को मिलकर मूल वेतन बनता था। बैंड वेतन और ग्रेड वेतन को मिलाकर मूल वेतन बनता है। ठीक है। जो वेतन कर्मचारी को मिल रहा होता है ग्रेड वेतन को हटाकर, वो आपका बैंड वेतन कहलाएगा, और जब उसमें हम ग्रेड वेतन जोड़ देंगे तो आपका मूल वेतन हो जाएगा। ठीक है। बेसिक पे हो जाता है। ठीक। तो ये हमने 6वें वेतन आयोग में इन 3 शब्दों का हमने प्रयोग किया। अगर पेपर में आ जाए कि कितने वेतन बैंड थे, तो 7 थे। आपको आ जाए कि बैंड वेतन किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जो वेतन ग्रेड वेतन से हटाकर कार्मिक को प्राप्त होता है, और या कहें 6वें वेतन आयोग, 6वें वेतन आयोग में जो वेतन मिल रहा था उसमें 1.86 का मल्टीप्लाई करके और 10 के गुणांक में जो धनराशि, 10 के राउंड फिगर में जो धनराशि आई थी, उसको हमने कहा बैंड वेतन। अगर सरकारी कार्मिक से, अगर कोई भी सरकारी कार्मिक 1/1/6 के बाद सेवा में आता है, तो उसके लिए मिनिमम पे का निर्धारण कर दिया गया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 52 आपके 1800 ग्रेड पे में आएगा, तो उसका मिनिमम वेतन 5200, उसका मिनिमम बैंड वेतन 5200 रखा गया था, और 5200 में अगर हम उसमें 1800 रुपये उसका ग्रेड पे जोड़ देंगे तो 7,000 रुपये हो जाता था। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई 4200 में सेवा में आता था ग्रेड पे में, तो उसका मिनिमम जो बैंड वेतन था वो 9300 था, और 4200 उसमें और जोड़ दिया जाता था ग्रेड वेतन के रूप में, तो ये आपका मूल वेतन बन जाता था। अगर पेपर में आ जाए कि 6ठे वेतन आयोग में मूल वेतन से क्या समझते हो, तो आप कहेंगे बैंड वेतन और ग्रेड वेतन का योग मूल वेतन है। ठीक। अगला पॉइंट है धारित पद। धारित पद मैंने बता दिया, जब कोई कर्मचारी साधारण वेतनमान में कार्य कर रहा होता है, यानी कि जिस पद पर तैनात है उसी पद का वेतन मिल रहा होता है, तो वो धारित पद होता है। पे मैट्रिक्स लेवल, ये हमने 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन लागू किया। 6वें में वेतन बैंड था, बैंड वेतन था, ग्रेड वेतन था, इसका और सरलीकरण हो गया। अब 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स लेवल दे दिया गया, और पे मैट्रिक्स लेवल में एक तालिका बना दी गई। उस तालिका में हर वर्ष उस तालिका में आपको वेतन मिलने लगा, जब तक कि आपकी पदोन्नत ना हो। अगर पदोन्नत होती है तो फिर दूसरे लेवल पे आपको सैलरी निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन, ये 6ठे वेतन आयोग की इजाद है। ये 7वें वेतन आयोग में भी लागू है कि सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन। पहले क्या होता था, 5वें वेतन आयोग में कार्मिक को समयमान वेतनमान मिलता था, प्रोन्नत वेतनमान मिलता था। 14 वर्ष की सेवा कर लेने पर अगर उसकी पदोन्नत नहीं होती थी तो उसको अगले पद का वेतन दे दिया जाता था। अगर उसकी सेवा 24 साल की हो गई है और उसकी पदोन्नत नहीं हुई है, तो उसको दूसरे पद के बराबर का वेतन दे दिया जाता था। और 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उसको सिलेक्शन ग्रेड मिलता था, यानी कि जो वेतन पा रहा होता था जिस वेतनमान में, उसमें एक इंक्रीमेंट मिल जाता था। और जब वो 19 साल की सेवा पूरी करता था
तो प्रोन्नत वेतन के मान प्राप्त होने के बाद जिस वेतन को प्राप्त कर रहा था उसमें एक इंक्रीमेंट 19 साल में मिल जाता था। तो 2 सिलेक्शन ग्रेड, किसी भी कर्मचारी को 2 सिलेक्शन ग्रेड और 2 प्रोन्नत वेतनमान मिलते थे छठे वेतन आयोग में, पांचवें वेतन आयोग में सॉरी। और छठे वेतन आयोग में जब आपका सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन एसीपी लागू हुई तो ये कहा गया उत्तर प्रदेश में कि 10 साल 16 साल 26 साल 10 साल 16 साल 26 साल में आपको 3 एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन हम देंगे। सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि आपको 3 ग्रेड पे, जिस ग्रेड पे से आप भर्ती हुए हो उसके अगले 3 ग्रेड पे तक हम आपको पदोन्नत लेकर जाएंगे 10, 16, 26 साल में, भले ही आपका प्रमोशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 2800 के ग्रेड पे में असिस्टेंट अकाउंटेंट बनता है तो 3 अगले सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन में 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे तक अनिवार्य रूप से सरकार 26 साल आपने अगर नौकरी कर लिया है तो आपको मिलेगा। ठीक, तो सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन में उन्होंने 3 पदोन्नतियां एश्योर्ड किया कि आपको अगले 3 ग्रेड पे, अगले 3 पे पदोन्नत के ग्रेड पे आपको नहीं मिलेंगे। पांचवें वेतन आयोग में आपको पदोन्नत के पद का वेतनमान मिलता था, लेकिन एसीपी में जिस पद में, जिस ग्रेड पे में आप भर्ती हुए हैं उसके अगले 3 ग्रेड पे प्राप्त कराने की सरकार आपको एश्योर करती है कि हम पहला 10 साल में अगला ग्रेड पे दे देंगे, फिर 16 साल में उसके अगला ग्रेड पे दे देंगे और 26 साल में उसका अगला ग्रेड पे दे देंगे, पदोन्नत का नहीं देंगे। ठीक है, हम उस सीरीज में जो अगला आ रहा है, अगर 42 के बाद 46, 48, 54 आ रहा है तो हम आपको दे देंगे। ठीक, अब तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो पे मैट्रिक्स लेवल में आपका जो 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स लेवल बनाया गया उसमें ध्यान रहे कि कम से कम 18,000 वेतन है और अधिक से अधिक 2,25,000 है उत्तर प्रदेश में। अगर वेतन आ जाए पेपर में कि पे मैट्रिक्स लेवल में मिनिमम पे कितना है तो आप लिखेंगे 18,000 और मैक्सिमम पे कितना है तो 2,25,000। 2,25,000 जो सैलरी है वो फिक्स है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को मिलती है, चीफ सेक्रेटरी को मिलती है और प्लस डीए अलग से है। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे। तो आपको मैं आज केवल यहीं पर रोकूंगा अपने इस वीडियो को। अगले वीडियो पर मैं इसके आगे फिर किसी विषय को लूँगा ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आए। इसको बार बार सुनिएगा ताकि आप आगे जो भी हम बात करेंगे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आई है किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।